नमस्कार किसान भाइयों, आपका एसटीआर खेती में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं, यदि आपकी गेहूं 60 से 70 दिन की हो गई है, यानी गभोड अवस्था में है, बालियां निकलने के पहले की अवस्था है, तो इस समय आपको कौन कौन सी उर्वरकों का यूज करना है, यानी कौन से तरीकों को यूज करना है, जिससे आप अपनी गेहूँ की फसल से निश्चित ही 20 से 25% तक अधिक उपज ले पाएंगे। अक्सर इस समय कुछ किसान भाई गलती करते हैं, तो वो भी गलतियों के बारे में भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना, आपको एक अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं एसटीआर खेती। पहले दोस्तों बात करते हैं सिंचाई की। यदि आपकी गेहूं तीसरी सिंचाई करने जा रहे हैं, यानी गभोड अवस्था में है, तो प्रायः दूसरी या तीसरी सिंचाई बहुत से किसान भाई करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो इस समय जो सिंचाई आवश्यक है वो इसलिए है क्योंकि इस समय पौधे को अतिरिक्त डोज में कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो आप सिंचाई करें वो गहरी सिंचाई नहीं करना है, यानी 2 से 3 इंच तक ही गहरी की सिंचाई करना है। यदि आप इतनी सिंचाई करते हैं तो पौधे गिरेंगे नहीं, और दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि जो पोषक तत्व अतिरिक्त पौधे को आवश्यकता होती है वो जड़ों के माध्यम से आसानी से ले लेता है। तो इस समय आपको सिंचाई तो ज़रूर करना है, लेकिन गहरी सिंचाई करने से नुकसान भी होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, ऐसे समय में सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई करने के 3 से 4 दिन के बाद यूरिया की बुआई कर देते हैं, यानी छिटकुआं बीज से बुआई कर देते हैं। तो इस समय किसान भाइयों आपको यूरिया की मात्रा नहीं देना है। यूरिया की मात्रा क्यों नहीं देना है, चलिए हम इसके बारे में बता देते हैं। जो अक्सर किसान भाई ये गलती करते हैं, क्योंकि यदि इस समय आप यूरिया की बुआई कर देंगे तो पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा पहुंच जाती है, और जो नाइट्रोजन इस समय काम करती है वो पौधे की हाइट बढ़ाती है। जब तेज़ी से हाइट बढ़ेगी तो बाली जो है, जो आपके खेत में पौधे में गाभे में है, वो बाहर निकल जाती है, काफ़ी जल्दी निकल जाती है, जिससे जो है गाभा फट करके जब बाली निकलेगी तो उसमें ठीक ढंग से दाने का भराव नहीं होता है, और हाइट बढ़ने से तना जो है पतला रह जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जिससे जब हवाएं चलती हैं तो फसल गिर जाती है। और गिरने से तो आपको पता ही है कि जो फसल गिर जाती है उससे तो उपज मिलनी नहीं है। यानी यहाँ पर आपका सिंचाई करने के बाद जो उर्वरक के रूप में यूरिया देते हैं उससे फ़ायदे की जगह पर नुकसान ही होना है, तो आपको इस समय यूरिया नहीं देना है। दूसरा नुकसान ये होता है, जब आप यूरिया देते हैं, जो पूरे खेत में इस समय पूरे दिन नमी बनी रहती है, यानी ओस बनी रहती है, और यूरिया देने से जो है कुछ मात्रा पत्तियों पर पड़ी रहती है, चिपक जाती है, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, झुलस जाती हैं, कमज़ोर रह जाती हैं, तो इससे भी उत्पादन कम हो जाता है। तो इस समय आपको यूरिया देने से बचना है। अब तीसरा काम आपको क्या करना है, इस समय आप 05234 का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि 05234 में पोटास और फास्फोरस की मात्रा होती है। तो इस समय जो पोटास और फास्फोरस की पौधे को अतिरिक्त जो डोज में आवश्यकता होती है, वो सामान्यतः जब हम शुरुआत में बुआई करते हैं इस समय तक कम हो जाती है, या पौधे को अच्छी तरह से पूरी मात्रा नहीं मिल पाती है। तो अतिरिक्त डोज में जब 1 किलोग्राम 05234 ले लेंगे और उसका स्प्रे कर देंगे। स्प्रे आपको शाम के समय करना है, यानी ऐसे समय करना है जब खेत में ओस यानी नमी ना हो, तो उस समय आपको करना है, यानी पौधे के ऊपर ओस की बूंदें ना हो, पानी की बूंदें ना हो। क्योंकि यदि ऐसी अवस्था में करेंगे तो जो नुकसान हमने यूरिया से बताया वही नुकसान इससे भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे समय में करें जब खुला आसमान हो, और इस समय जब आप इसकी डोज पूर्ति कर देंगे तो तना मजबूत होगा, और तना मजबूत होगा, बालियां अच्छी तरह से निकलेंगी, दाने का भराव अच्छी तरह से होगा, और दाना मजबूत होगा, ठोस होगा, वज़नदार होगा और चमकदार होगा। तो इस समय 05234 का यदि आप स्प्रे कर देंगे तो काफ़ी अधिक उत्पादन में बढ़ोतरी होने के चांस बन जाते हैं। इसके बाद दोस्तों एक समस्या जो इस समय देखने को मिलती है फफूंद जनित रोगों की, जिसमें से पीला रतुआ या इस प्रकार से आपको झुलसी हुई पत्तियां दिखाई पड़ेंगी, पत्तियों पर चकत्ते दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो है फफूंद जनित रोग होते हैं, और इनसे यदि आप बचाव नहीं करते हैं तब भी आपका 20 से 25% तक उत्पादन घट जाएगा, क्योंकि इस समय जो पूरे दिन ओस और नमी बनी रहती है, जिसके कारण फफूंद आपके खेत में फैल जाती है और नुकसान करती है, पत्तियां झुलस जाती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और पौधा ठीक ढंग से भोजन नहीं बना पाता है। तो इसके लिए आप मैंकोजेब 70% वाली जो है 300 से 400 ग्राम मात्रा ले लीजिए, यानी प्रति पंप जो है 30 से 35 ग्राम आपको मिला करके स्प्रे कर देना है। स्प्रे
यदि आपके खेत में ये रोग लगा हुआ दिखाई पड़ता है, ज़्यादा प्रकोप दिखाई पड़ता है, तो 2 बार आपको स्प्रे करना है। लेकिन लगा हुआ नहीं है, 1-2 पत्तियों पर ही इसका असर दिखाई पड़ता, तो 1 बार ही आपको स्प्रे करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त देखते होंगे दोस्तों, कुछ क्षेत्रों में जो है इस समय माहू का प्रकोप होना चालू हो जाता है, यानी तने पर आपको माहू दिखाई पड़ने लगता है, जो बाद में जब बालियां निकलती हैं तो बालियों पर भी फैल जाता है और बालियों का रस चूस करके दाने को कमज़ोर कर देता है। बालियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे उत्पादन गिर जाता है। तो यदि आपको माहू की भी समस्या अपने खेत में नज़र आती है तो इसके लिए थायोमेथाक्सम या इमिडाक्लोप्रिड ले लीजिए और इसका स्प्रे कर दीजिए। इमिडाक्लोप्रिड ले रहे हैं तो 125 ml मात्रा आपको 1 एकड़ में स्प्रे करना है। यदि आप थायोमेथाक्सम ले रहे हैं तो 250 ग्राम मात्रा लेकर के आप 125 से 30 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर दें। दोनों को मिला सकते हैं, यानी फफूंद जनित और इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथाक्सम को एक साथ में मिला करके भी आप स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंकोजेब है, मैंकोजेब में आप कोई क्षारीय तत्व को नहीं मिला सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सी दवाएं हैं जिसके साथ आप मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। तो इस बात का दोस्तों ध्यान रखना है। यदि आप इस समय ग्रोथ प्रमोटर का यूज कर लेते हैं तो आपको और भी अच्छा फ़ायदा मिल जाता है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।